नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा अब 2000 के नीचे पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 1942 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 7028 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में 33,900 एक्टिव केस रह गए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 85% पहुंच गई है। शुक्रवार को देहरादून में 421, हरिद्वार में 295, नैनीताल में 204, उधम सिंह नगर में 167 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़िया हो रही है। प्रदेश में 33,900 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। अगर देहरादून की बात की जाए तो 421, हरिद्वार में भी इसी तरह से मामला नीचे आया है। शुक्रवार को कोरोना के सिर्फ 1942 मामले ही सामने आए हैं। 52 कोरोना मरीजों की इसमें जान गई है, यानी रिकवरी रेट भी अच्छी हुई है और अब जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी 2000 से नीचे पहुंच गया है। और प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कई अस्पतालों पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप भी लगाया। हालांकि कुछ मामले सामने आए हैं जिसके बाद मौत के आंकड़े को एडजस्ट किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का दावा है कि कोरोना से अब तक 6000 नहीं बल्कि 30,000 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है। वहीं अस्पतालों द्वारा मौत का आंकड़ा छुपाए जाने को लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अब कार्रवाई की बात कह रहा है। और जो बैकलॉग है वो नीचे प्रदर्शित कर दिया जाता है कि बैकलॉग है। और ये जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी आ रही है, तो दोबारा फिर से पहले भी कह दिया गया था। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट वाले भी हैं, तो उनमें ये है, और हमारे गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे हैं जो लेट दिखा रहे थे, तो उनको एक पहले से एक चेतावनी लेटर चले गए थे। दोबारा फिर एक चेतावनी लेटर चला गया है। और यदि आप फिर इस तरह से होगा तो शायद मुझे लगता है अब हमको कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। उत्तराखंड में वास्तविकता यह है कि 6,500 का जो आंकड़ा है वो कई गुना ज्यादा है। 30,000 से कम लोगों की मृत्यु उत्तराखंड में नहीं हुई, ये मेरा दावा है। और राज्य के पहाड़ी जिलों के कई गांव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार पहाड़ी जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे। सुबह 11 बजे बड़कोट में कोविड केयर सेंटर का सीएम निरीक्षण करने वाले। सुबह 11:30 बजे नौगांव में अस्पताल का निरीक्षण होगा। दोपहर 3 बजे उत्तरकाशी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करने वाले हैं। शाम को 4:30 बजे जिले के अधिकारियों के साथ सीएम एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। सीएम का आज उत्तरकाशी दौरा है। सीएम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आज उत्तरकाशी दौरे पर है। इस दौरान वो ये भी देखेंगे कि वहां पर इंतजाम किस तरीके के हैं, साथ ही पहाड़ी जिलों में किस तरह से कोरोना फैल रहा है। इसको लेकर ये जो सीएम का दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा वहां पर अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, सबसे पहले तो ये एक अच्छी खबर आई है कि 2000 से नीचे संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और आज सीएम का भी उत्तरकाशी का दौरा है। इसको लेकर किस तरीके का कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल नीलू, शनिवार का दिन और क्योंकि लॉकडाउन का कर्फ्यू का तीसरा हफ्ता है जो पूरे राज्य में है और 1 जून तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। हाँ, आंकड़ों में जरूर कमी आई है। 2000 से नीचे कल केसेस आए और बहुत लंबे वक्त के बाद 2000 से नीचे आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी यही है कि डेथ रेट में उत्तराखंड देश में अभी भी नंबर 2 पर है। डेथ बहुत ज्यादा हुई है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अस्पतालों पर यह खड़ा हो रहा है कि जो डेथ यहाँ पर हो रही है उसकी रिपोर्ट लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन और अप्रैल की डेथ भी रिपोर्ट हुई है मई के महीने में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ पर्टिकुलर डेट पर, आज की तारीख में अगर किसी की डेथ होती है, मान लीजिए 28 या 29 तारीख को, उसकी डेथ को आप अगर 10 जून को बताएंगे तो ये अस्पतालों पर सबसे बड़ा इस वक्त आरोप है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, बैकलॉग में डेथ कैसे आ सकती है? आप अगर चाहे इनको ऑनलाइन दिखाते हो चाहे ऑफलाइन दिखाते हो, आप कैसे किसी की डेथ को छिपा सकते हैं? ये अभी भी उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। अस्पतालों पर कार्रवाई की बात जरूर हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई किसी
हॉस्पिटल दीपांकर, पर अभी तक नहीं जिस हुई तरह है। से सूर्यकांत धस्माना को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आंकड़े दिए गए सरकार की तरफ से उससे कहीं ज्यादा है। वो तो 30,000 तक बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। क्या किसी तरह से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है इन अस्पतालों में? क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं बैकलॉग है, मरने वालों का आंकड़ा बाद में दिखाया जाता है, यानी अब भी अपनी मनमानी वो किए हुए हैं और मौत का आंकड़ा छिपाने की कोशिश है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। बिल्कुल, पिछले अगर 27 तारीख तक का डेटा आप देखेंगे तो 1300 के करीब 1300 डेथ हुई हैं, जिसमें से 480 डेथ करीब बैकलॉग की डेथ है, यानी वो डेथ पहले हो चुकी थी और उनको दूसरी डेट पर यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। जब हमारे डीजी हेल्थ से बात हुई, सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से बात हुई, उनसे पूछा गया कि क्यों बैकलॉग में डेथ दिखाई जा रही है, क्यों पुरानी डेथ को दूसरी तारीख पर दिखाया जाता है, क्या कहीं ना कहीं डेथ का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है और उसको एडजस्ट किया जा रहा है। जिस वक्त कोरोना संक्रमण बहुत तेज था उस वक्त जो मौत हुई, क्या उनको एडजस्ट किया जा रहा है, उस नंबर को अब एडजस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों की डेथ होम आइसोलेशन में हुई और वो कोविड पेशेंट्स थे, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उनकी गिनती इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। तो जो सूर्यकांत धस्माना का दावा है कि यह आंकड़ा हो ना हो 30,000 तक मौत उत्तराखंड में हुई हो, हालांकि इस दावे की पुष्टि अब सरकार को करनी है, सरकार को इस पर जवाब देना है या फिर स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना है। लेकिन चिंता इस बात की है कि रोज अगर कोई डेथ होती है, डेथ अगर दिन में 100 डेथ किसी तारीख पर होती है कोविड की वजह से, तो वो उसी दिन क्यों नहीं बताई जाती कि 100 डेथ बिल्कुल उसी दिन क्यों नहीं बताई जाती है दीपांकर। और सबसे बड़ी बात है कि उन आंकड़ों को देखकर यह भी है कि कितना और काम कोविड को लेकर करना है, ये भी सरकार समझेगी। इसलिए इस पर तुरंत सरकार को भी अपनी निगरानी रखनी होगी और कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास इन दिनों खाली पड़ा हुआ है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह अपने घर से ही कामकाज देख रहे हैं और इसी बात से सवाल खड़ा हुआ कि क्या मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन कहे जाने वाले आवास से तीरथ सिंह रावत ने तौबा कर ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों सन्नाटा है और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। 10 जून को तीरथ सिंह रावत का 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, पर अब तक मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं खुला है। वहीं जब खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। मुख्यमंत्री ने सवाल भले ही टाल दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री आवास को यहां आने वाले मुख्यमंत्री के लिए अपशकुन माना जाता है। और इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आए वो कुर्सी नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कुर्सी इसी घर में रहते हुए गई। भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे कार्यकाल में इस आवास में नहीं गए। विजय बहुगुणा को अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सरकारी आवास की तरफ देखा तक नहीं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री आवास में 4 साल पूरे नहीं कर पाए और अब तक सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस आवास से दूरी बना रखी है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि दोष सरकारी आवास का नहीं, नेता का है। मुझे नहीं लगता है कि आवास अपशगुन है या शगुन है। उत्तराखंड के लोगों ने जब जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है तो उस सरकार को उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उसके अनुरूप कृत करना चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड की वजह से अभी सीएम आवास में नहीं गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हरीश रावत यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि वो तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, हो सकता है इस कारण न गए हों क्योंकि वो अपनी बुद्धि से ज्यादा तंत्र मंत्र वालों की सुझावों में ज्यादा चला करते थे। हो सकता है उनके पीछे कारण रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस मुख्यमंत्री आवास में करीब 16 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन वक्त का फेर कहें, राजनीति का दांवपेच या कोई अपशकुन, हकीकत यही है कि यहां आने वाले मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सेवा कार्य को ही चुनावी एजेंडे में कन्वर्ट कर चुकी बीजेपी के लिए अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी एक चुनौती है। इसलिए बीजेपी अब उन कार्यकर्ताओं पर फोकस कर रही है जो इस दौरान संक्रमित हुए या फिर जिन्होंने अपने परिजन को खो दिया।
उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले कोविड ने बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने इसके तोड़ के लिए सेवा कार्य को ही चुनावी अभियान बना लिया है। लेकिन जिनके बूते सेवा कार्य का ये अभियान गति पकड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स संक्रमित हुए हैं और कईयों ने अपने परिवार वालों को खोया है। वहीं अब पार्टी ऐसे वर्कर से व्यक्तिगत संपर्क कर खुद को उनके दुख में शरीक करेगी और उनका मनोबल बढ़ाएगी। हमारे पास एक डाटा बैंक रहे कि हमारे कितने कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्य करते हुए उनको क्षति हुई है, उनके परिवार की क्षति हुई है, यही हमारा उद्देश्य है। उनका मनोबल बढ़ाना। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में अगर कभी ऐसी कोई आपदा अगर आती है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले, यही हमारा उद्देश्य है। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बाकायदा एक मंत्री और 3 उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जो इन दिनों जिलों से कोऑर्डिनेट कर ऐसे पार्टी वर्कर्स का डेटा जुटाने में लगी हुई है, जिसमें 3 उपाध्यक्ष और 1 प्रदेश मंत्री हैं। और ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में दिवंगत हो गए या उनके परिवारजन दिवंगत हो गए या उनके रिश्तेदार दिवंगत हुए या समाज के अन्य जो सक्रिय लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका विवरण एकत्र कर रही है। सहानुभूति की ये वैक्सीन बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है, जिससे चुनाव के समय पार्टी को फायदा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन्स में आने वाले हेमकुंड साहिब, घांघरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के बाद अब जोन से बाहर होंगे। इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं अब ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए विधायकों को खर्च की सीमा में छूट का फैसला भी लिया गया। कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय और राजकीय खाद्य योजना के तहत 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के लिए 2 किलो चीनी सभी कार्ड धारकों को देने का फैसला किया गया है। पिथौरागढ़ में चीन से लगे बॉर्डर इलाकों में रंग कल्याण संस्था ग्रामीणों तक कोविड किट पहुंचा रही है। देखिए कैसे संस्था से जुड़े लोग ग्लेशियर को पार कर जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। यह वीडियो भारत के अंतिम गांव सीपू और मार्छा जाते समय का है। जब संस्था के लोग इन गांव में जा रहे थे तो भारी ग्लेशियर टूटकर बिखर गया, लेकिन रंग संस्था के सदस्य बाधा को पार कर जरूरतमंदों के बीच मदद लेकर पहुंचे। पिथौरागढ़ प्रशासन ने सोशल मीडिया में फैली उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दिखाया गया है कि रामगंगा में कोरोना संक्रमितों की लाशें बह रही हैं। एडीएम आरडी पालीवाल का कहना है कि 2 दिन पहले रामगंगा में एक डेड बॉडी बहती हुई मिली थी, लेकिन उसका कोरोना संक्रमित शव से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जो डेड बॉडी मिली थी वो कोरोना संक्रमित शवदाह स्थल से 4 किलोमीटर ऊपर के हिस्से में मिली है। मीडिया में जो एक डेड बॉडी के संबंध में जो रिपोर्ट आ रही है, ये इसमें इस बात को सोशल मीडिया कहीं शो नहीं कर रहा है कि ये बॉडी नदी में कहीं से बह के आ रही थी, न कि जो हमारा जो जहाँ पर कोरोना वायरस वालों को हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं वहाँ पर की ये स्थिति नहीं है। और उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर बाजपुर के बन्ना खेड़ा में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। अवैध खनन करने वाले नए नए तरीके से खनन कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के कारण भले ही बड़ी गाड़ियों से खनन पर रोक लगी है, लेकिन अब बाइक से अवैध तरीके से खनन का काम चल रहा है। हालांकि सीओ ने मामले में चौकी इंचार्ज और कोतवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो सबसे पहले तो मौके पर चौकी प्रभारी पहुंचे, और उसके अलावा अगर मेरे को भी सूचना प्राप्त होती है किसी के भी माध्यम से तो मेरे द्वारा भी जाकर देखा जाएगा। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, हम 200 कर देंगे, 30 को करानी करेंगे।
चंपावत में कोविड महामारी के बीच में जिले के 100 से ज्यादा संविदा एनएचएम कर्मचारी सांकेतिक कार्य बहिष्कार पर चले गए, जिसका सीधा असर अब अस्पतालों के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों पर पड़ा है। वहीं वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, आइसोलेशन में मेडिकल किट पर भी इसका असर पड़ेगा। कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांग है। मांग पूरी ना होने पर 1 जून से होम आइसोलेशन में जाने की बात कही गई है। इन मांगों के लिए हम लोग जनपद के 100 से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, हम लोग सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग काम पे आएंगे और काली पट्टी बांधेंगे और प्रतिदिन जो है आधा दिन काम करेंगे। अगर मांगे हमारी मांग ली जाती हैं, सरकार का ध्यान हमारी तरफ जाता है तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, अन्यथा हम 1 जून से होम आइसोलेट हो जाएंगे सामूहिक रूप से। और कोरोना काल इंसानों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इस काल में वन्यजीव अंगों के तस्करों के भी सक्रिय रहने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन वन्यजीवों को सुरक्षित रखने के लिए कॉर्बेट प्रशासन भी लगा हुआ है। इसके लिए जहां पर गश्त बढ़ा दी गई है, वहीं ड्रोन और सर्विलांस के जरिए भी इन पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी संदिग्ध कॉर्बेट में ना घुस पाए। के अतिरिक्त जो भी हमारे स्टाफ हैं वो अपने इलाके में ही हैं और जनरली मूवमेंट जो उनका भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं उस पर लगातार ड्रोन से और ईआई सर्विलांस के माध्यम से और हमारे कैमरा ट्रैप के माध्यम से उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और विकासनगर से खबर है, पिछले दिनों बारिश हुई थी, तूफान और ओलावृष्टि से लीची की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। लीची की फसल ओला गिरने से खराब हो गई है, दागदार हो गई है। वहीं मौसम में आए बदलाव से लीची फट भी रही है। बता दें कि पचवा दून की लीची पूरे देश में खासी पसंद की जाती है, लेकिन इस बार बारिश और ओलों की वजह से ये खराब हो गई है। तो बदलते मौसम पर लीची पर असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लीची बारिश और ओलावृष्टि के कारण फट रही है, काले धब्बे पड़ रहे हैं और ये खराब हो रही है। राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण उधम सिंह नगर के किच्छा में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस महामंत्री हरीश पनेरू ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। वहीं मामले को लेकर सीएम को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई लोगों को 6 महीने से राशन नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। वो कार्ड अभी तक नहीं मिला है सर, और नहीं हुआ है अभी। आप उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के अनुरोध पर उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर ने 7 बॉक्स मेडिकल सामग्री उत्तराखंड सरकार को भेजी है, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, जेल ट्यूब, बच्चों और बड़ों की साइज के फेस मास्क, ऑक्सीमीटर, स्कैन टाइप थर्मामीटर शामिल हैं। कोरोना महामारी में राज्य सरकार उसे आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में बांटेगी। उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर के अध्यक्ष सुनील थपलियाल सभी 7 बॉक्स लेकिन सांसद बलूनी के दिल्ली आवास पर पहुंचे। इसके बाद अनिल बलूनी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी को सामग्री पहुंचाने की सूचना दी और इसे तत्काल उपयोग हेतु उत्तराखंड में मंगाने के लिए कहा है। और चमोली की नीति घाटी स्थित ऋषिगंगा के मुहाने पर एक बार फिर से ग्लेशियर के बीच दरार का मामला अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा के मुहाने से सटे ग्लेशियर में दरार पड़ गई है। बता दें कि बीते 7 फरवरी को इसी इलाके में हिमस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से ऋषिगंगा में भारी तबाही आई थी, जिससे कि कई लोगों की मौत हुई थी। वहीं प्रशासन ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले में जांच की बात कही है और कहा है कि ऋषिगंगा के मुहाने पर टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।